आप सबको नमस्कार। समय पर आप उपस्थित हो जाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सबसे पहले आज शैलेंद्र ठाकुर जी उपस्थित हुए हैं, रेखा वर्मा, कपिल, योगेश महाजन जी, विनय मित्तल, पंकज शुक्ला जी, विजय मैथ्यू, अदिति त्रिपाठी, मनोरंजन साहू, सोनल पटेल, मनदीप शुक्ला जी, सोनल पटेल, मोहम्मद शाहिद आज बिल्कुल समय पर उपस्थित हो गए हैं। मोहम्मद शाहिद मेरे अच्छे मित्र हैं। मनीष खरे जी, विकास चौधरी जी, पंकज शुक्ला जी, अरुण शर्मा जी, रेखा वर्मा जी, सभी चिकित्सक आज समय पर, आज क्या हमेशा ही समय पर उपस्थित होते हैं। आप सबको आज विश्व हृदय दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। हमारा दिल यदि ठीक है तो हमारे पूरे फंक्शनिंग भी सब ठीक ठाक रहता है। हैप्पी हार्ट इज़ अ हेल्दी हार्ट। यदि हमारा दिल खुश है तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हमें, यदि हमारी कोई बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल है तो उसको सुधार लेना चाहिए, क्योंकि हृदय आपके लिए 24 घंटे काम करता है। लगभग 5 लीटर 1 घंटे में रक्त को वो पूरे शरीर में फेंकता है। कितना काम करता है, तो उसका भी ध्यान हमको रखना चाहिए। स्टे हैप्पी एंड लिव लॉन्गर। तो मेरा आपसे यही कहना है कि पहले आप स्वस्थ रहें, अपने शरीर को ध्यान में रखें, हार्ट को ध्यान में रखें, खान पान में सुधार करें। मैं तो कहता हूँ सब खाइए, लेकिन कम खाइए, ज़्यादा मत पुनः खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत खाइए। और डेली योग प्राणायाम जरूर करें, बिल्कुल नियम अनुसार। तो निश्चित रूप से यदि आपका हृदय स्वस्थ है तो निश्चित रूप से आप भी स्वस्थ रहेंगे। और यदि आप स्वस्थ हैं तो दूसरों को स्वस्थ रखने में आप मदद कर सकते हैं। आपका हार्ट ठीक है तो आप दूसरे के हार्ट को भी ठीक करें, उनको समझाएं, उनकी काउंसलिंग करें। उससे आपको सुख की प्राप्ति होगी और आप भी प्रसन्नचित्त होंगे। कल हम लोगों ने IBS के बारे में चर्चा की थी। आज हम एक नया विषय लेके आए हैं, पोटेशियम अल्पता, हाइपोकैलीमिया। आइए पहले प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं। सविता सज्जन जी ने व्यंग के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। व्यंग को मेलोनाडर्मा ऑन फेस, ज़्यादातर चेहरे में झाइयाँ पड़ जाती हैं, उसी को हम व्यंग कहते हैं। इसमें आप सर्वप्रथम वमन विरेचन शोधन कराएं। शोधन करने के पश्चात रक्त मोक्षण कराएं जलौका से। और कुछ मैं आपको लेप बता रहा हूँ अनुभूत, उनका प्रयोग करें। वटांकुर, बरगद के जो पेड़ होते हैं तो पत्ते निकलने के पहले वटांकुर होते हैं, उनको तोड़ लीजिए, हरे हरे। और मसूर दाना, मसूर दाल जो होती है, उसको एक थोड़ी 10 ग्राम की मात्रा में, 12 ग्राम की मात्रा में भिगो के रख दीजिए। और प्रातःकाल वटांकुर और मसूर दाल, इसको पानी में अच्छी तरह बारीक पीस लीजिए, लेप तैयार कर लीजिए। और इस लेप का प्रयोग रात्रि में सोते टाइम आप लगा लें। यदि दिन में रहते हैं तो प्रातःकाल लगा लें। ये बहुत ही उपयोगी लेप है, खासतौर से झाइयों के लिए। दूसरा है मूली बीज चूर्ण। मूली बीज का चूर्ण बना लीजिए और दुग्ध में अच्छी तरह लेप तैयार करके और आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी झाइयाँ बिल्कुल जाती रहेंगी।
एक और लेप बता रहा हूँ मैं आपको, वटपत्र, चमेली और रक्त चंदन। वटपत्र, चमेली के पत्र और रक्त चंदन बराबर मात्रा में लेकर के और इसका अच्छी तरह बारीक चूर्ण करके और लेप तैयार करें और इसको जहाँ व्यंग है वहाँ लगाएं। सुबह लगा लें या रात को सोते टाइम लगाएं। अब ये जो मैंने 3 आपको लेप बताए, तो पहले आप वटांकुर और मसूर दाल का प्रयोग करिए 7 दिन, फिर 7 दिन मूली बीज और दुग्ध का जो मैंने बताया लेप उसका प्रयोग करिए, और फिर लास्ट में वटपत्र, चमेली पत्र और रक्त चंदन का लेप लगाइए। आप देखेंगे कि 15-20 दिन के अंदर व्यंग आपके जाते रहेंगे। औषधियों में शुद्ध गंधक 250 मिलीग्राम, रसमाणिक 60 मिलीग्राम, पुराल पंचामृत 125 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसी 2 मात्राएं शहद के साथ सेवन कराएं। कैशोर गुग्गुलू और पंचनिम्म बटी, ये 2-2 गोली दिन में 2 बार, ये भी बहुत ही उपयोगी चिकित्सा है, इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। रेखा वर्मा जी, उन्होंने पूछा है जलकुंभी के कैप्सूल कैसे बनाएंगे, तो इसकी विधि मैं बता देता हूं आपको। जलकुंभी आप कलेक्ट कर लीजिए, फिर इसको सुखा लीजिए धूप में अच्छी तरह। जब ये पूर्णतः सूख जाए तो इसको जला दीजिए। जलाने के बाद ये राख जैसी, भस्म जैसी बन जाएगी। इसको और अच्छी तरह हाथ से मसल लीजिए और 1000 mg के कैप्सूल ले आइए, बाजार में खाली कैप्सूल मिलते हैं, उसमें फिलिंग कर लीजिए। और ये 2-2 कैप्सूल दिन में 3 बार इसकी मात्रा होगी, आप इसका सेवन करें। तो बनाने की विधि बहुत सरल है, आशा है आपने समझ लिया होगा। डॉक्टर प्रकाश सिंह, चूर्ण की मात्रा कितनी लेनी चाहिए? चूर्ण हमेशा 5 से 10 ग्राम दिन में 2 बार या 3 बार, जैसा रोगी हो उस हिसाब से आपको देना है। 5 ग्राम से 10 ग्राम चूर्ण की मात्रा है। आसोरेस्ट की मात्रा 10 ml से 20 ml भोजन के बाद दिया जाता है। रस औषधियों की मात्रा 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम और स्वर्ण युक्त औषधियों की मात्रा 60 मिलीग्राम एक मात्रा होती है। और भस्म है 250 से 500 मिलीग्राम, ये भस्म की मात्रा है। बटी 2 गोली दिन में 2 बार या 3 बार रोग के अनुसार से हम दे सकते हैं। और चूर्ण हमेशा 6 महीने के पहले ही प्रयोग कर लेना चाहिए। 6 महीने के बाद चूर्ण का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसलिए जो बाजार में खुले रूप में जो चूर्ण उपलब्ध है उनको कभी नहीं लेना चाहिए। कंपनियों के पैक चूर्ण का सेवन करें या घर में कच्ची औषधि ले आवें और उसका चूर्ण आप बना लें, कपड़छड़ चूर्ण जिसको बोलते हैं। बलजीत कौर जी, इन्होंने सियाटिका के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। स्पिक पूर्वो कटिपुष्टोरु जानु जंघापदक्रमात् गृधशीर्ष स्तंभ रुक्तोदय ग्रहांति कुप्तो मुहुः वातादवाद कफा तंद्रा गौरव आरुचकांता। वातानुबंधी गृधसी है कि कफानुबंधी गृधसी है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। वातानुबंधी में वेदना प्राधान्य होगा, चुनचुनाहट होगी, बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है। और जो कफाव्रत हुए उसमें स्तंभता, भारीपन, गौरवता पैर में ज़्यादा लगेगी। ये समझ करके आगे ट्रीटमेंट आप करें। इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है अंतराम कर्णराम गुल्फम शराबस्ती अग्निकर्म्योचा। मुख्य चिकित्सा रक्त मोक्षण है। जो गुल्फ संधि है, गुल्फ संधि में ईचस टेंडन के आसपास जो भी वेन मिले उससे आप रक्त मोक्षण करें। एक बार में 50 ml आप ब्लड निकाल सकते हैं। ऐसा 50 ml निकाल, फिर 1 हफ्ते बाद फिर 50 ml निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें विरेचन कर्म और वस्ती, विरेचन कर्म और वस्ती वस्ती के रूप में आप एरंडमूल आदि वस्ती या माधुतलिक वस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। इसके द्रव्य वगैरह मैं कई बार बता चुका हूँ।
और यदि मेरी किताब आपने ले ली है तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा कटी वस्ती, कटी जो L4 L5 को सेंटर मान करके उड़द दाल का घेरा बना लें 2 अंगुल ऊंचा, और उसमें सहचर तेल, मुरुबन्ना तेल, नारायण तेल, अश्वगंधा बलारी तेल, इनमें से कोई भी कटी वस्ती में धारण कराएं कम से कम 45 से 50 मिनट, फॉलोड बाई पत्रपिंड। तो यह इसकी चिकित्सा है। रक्तमोक्षण, विरेचन, वस्ती, कटिवस्ती और पत्रपिंड श्वेत। औषधियों में आमवा तारी रस 250 मिलीग्राम, महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम, एकांगी रस 125 मिलीग्राम, ऐसी दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ देवें। इसके अलावा एक अनुभूति योग आप भी जानते होंगे, पारिजात क्वाथ। पारिजात के पत्ते 15 पत्ते ले लीजिए, साफ करके पानी से धो करके बारीक कूट लीजिए, और इसमें लगभग 2 गिलास पानी डाल करके आधा गिलास बचने तक पका लीजिए। इस आधे गिलास पानी में त्रिकटु चूर्ण आधा चम्मच डाल करके और खाली पेट में दोनों टाइम सेवन कराएं। कभी कभी कोई भी नहीं दबा दें और ये इसका ही सेवन करावें, इसमें ही रोगी को बड़ा गिरसी में बड़ा आराम मिलता है। श्रुति त्रिपाठी जलकुंभी की भस्म कैसे बनाते हैं तो मैंने अभी आपको बताया, आपने नोट कर लिया होगा। आप जलकुंभी के पत्तों को कलेक्ट करके सुखा लें, जब पूर्णतः सूख जाए तो जला दें, ये भस्म बन गई। और फिर आप 1000 mg की कैप्सूल बना लें। 2 कैप्सूल दिन में 3 बार हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म में दे सकते हैं। दोनों में ये काम करता है। डॉक्टर रजनीश शर्मा, वस्ती में यवक्षार लेना है कि चूहों? तो यवक्षार लेना है, वस्ती में यवक्षार ही डालना है। यवक्षार आप बारीक पीस लीजिए और 10 ग्राम की मात्रा नुरू वस्ती में हम डालते हैं। डॉक्टर धीरज कुमार, शरद में होने वाले प्राकृत ज्वर तथा उसकी चिकित्सा के बारे में आप बताएं। ये बहुत ही क्लासिकल प्रश्न है। शरद में प्राकृत ज्वर निश्चित रूप से पित्तज होता है, क्योंकि वर्षा में पित्त का संचय होता है और शरद ऋतु में इसका प्रकोप। तो शरद ऋतु में होने वाला प्राकृत ज्वर पैतृक ज्वर होता है। यह सुख साध्य है। सामान्यतः प्राकृत ज्वर सुख साध्य नहीं होता, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे ज्वरे तुल्य दोषत्वम प्रमेहे तुल्य दूषता रक्त गुल्म प्रणातम सुख साधस्य लक्षणम। ज्वरे तुल्य दोषत्वम, तुल्य दोष और दूष होने पर भी यह साध्य है। गुल्म रोग जब 9 महीने का ज़्यादा हो जाए, 9 महीने से ज़्यादा, तब साध्य होता है। ज्वरे तुल्य दोष प्रमेह है तुल्य दूषता, उसमें दोष दूष समान है। जबकि दोष दूष समान होगा तो रोग जो है प्रबल अवस्था में होगा। लेकिन ज्वरे तुल्य दोषत्वम प्रमेह है तुल्य दूषता रक्त गुल्म प्रणातम सुख साधस्य लक्षणम। इसलिए शरद ऋतु में पैतृक ज्वर जो प्राकृत ज्वर होता है वो साध्य होता है, जबकि वर्षा ऋतु में होने वाला ज्वर वातज ज्वर वो कृच्छ साध्य और असाध्य होता है, जबकि प्राकृतिक ज्वर वो भी है। तो एक विशेष बात है, जैसे मैंने आपको बताया, ज्वरे तुल्य दोषोत्तम रक्त है ना, प्रमेह है तुल्य दूषता रक्त गुल्म प्रणातम सुख साधस्य लक्षणम। बसंत में होने वाला ज्वर वो भी सुख साध्य है। वर्षा में होने वाला ज्वर कृच्छ साध्य है, जो वातज ज्वर होता है। प्राकृत पैतृक ज्वर लंघन को सह सकता है, इसलिए इसमें लंघन कराना चाहिए। कफ पित्ते द्रवे धातु संहिते लग्नम हत आमक क्षयाद ऊर्ध्वम उपायो न सहते क्षणम। कफ और पित्त द्रव धातु है, इसलिए लंघन को सह सकता है। लेकिन वात यह अद्रव्य है,
इसलिए यह लंघन सह नहीं सकता, इसलिए वहाँ लंघन नहीं कराना चाहिए, ब्राह्मण चिकित्सा देना चाहिए। लेकिन जो प्राकृतिक ज्वर है उसमें लंघन उपवास करने से ज्वर अपने आप ठीक हो जाता है। तो लंघन से इसकी चिकित्सा हम कर सकते हैं। मुक्ता भगत जी, उन्होंने कहा, पूछा है, सुंठी और एरन तैल लेने से स्टोमेटाइटिस हो सकता है। स्टोमेटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ। तो सुंठी उष्ण है, तो इट मे बी पॉसिबल। तो आप सिर्फ एरन तैल लीजिए, सुंठी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुंठी संभवतः इसलिए देते हैं कि दीपन पाचन भी हो, ताकि इसका एरन तैल का कार्य अच्छा हो। बाकी अकेले आप एरन तैल, क्योंकि आपको आम बात में प्रयोग कराना है या सस्नेह जो विरेचन जहाँ जहाँ देना है, मृदु विरेचन देना है, वहाँ एरन तैल का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ सुंठी देना कोई आवश्यक नहीं है। डॉक्टर विकास महाजन, इन्होंने जो यौन दुर्बलता हो तो क्या लेना चाहिए? तो एक तो अपना खान पान दिनचर्या बरोबर रखें, तनाव मुक्त जीवन आपको व्यतीत करना चाहिए, टेंशन एग्जाइटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अश्वगंधा, शतावरी, मुलहटी और सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, शतावरी, मुलहटी, सफ़ेद मूसली और केवांचबी चूर्ण, ये 5 चूर्ण हैं। इनको एकत्रित कर लीजिए और एक एक चम्मच दिन में 3 बार कौच पाक के साथ दीजिए। कौच पाक बाजार में उपलब्ध है, इससे काफ़ी आपको आराम प्राप्त होगा। इसके अलावा अश्वगंधा रस्ट, द्राक्षाशो 2-2 चम्मच और 4 चम्मच पानी भोजन के बाद। और मैंने जैसे कहा कि आपकी अग्नि अच्छी होनी चाहिए। भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणाद्रक भक्षण, भोजन के पहले लवण और अदरक का सेवन करें, इससे क्षुधा वृद्धि होती है। मोशन क्लियर हो ये ध्यान रखें, नींद अच्छी आए ये ध्यान रखें। अगर आपकी लाइफ स्टाइल सही है, भोजन आप ठीक संग से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यौन जो विकृतियां हैं उनसे आप निश्चित रूप से आप दूर रहेंगे। डॉक्टर के एन गांगवार, इन्होंने परपटी कल्प में पूरी मेडिसिन एक साथ देना चाहिए या डोज बना के देना चाहिए? तो डोज बना के देना चाहिए, क्योंकि पेशेंट नहीं समझेगा कि 200 मिलीग्राम कितना है, 400 मिलीग्राम कितना है। तो आप रोज के हिसाब से 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम ऐसी पुड़ियाँ बना के दे दीजिए और समझा दीजिए रोगी को। यह भी हो सकता है कि 100 मिलीग्राम की ही पुड़िया बनाइए। अब बताते जाइए कि पहले दिन 1 पुड़िया, दूसरे दिन 2 पुड़िया, तीसरे दिन 3 पुड़िया, चौथे दिन 5, इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो डोज बरोबर हो ये आपको ध्यान में देना है, इसलिए डोज बना करके ही परपटी कल्प करना चाहिए। राजेश शर्मा जी, अग्निकर्म के बारे में कौन सी शलाका का प्रयोग करना चाहिए? शलाकाएँ आजकल बहुत तरीके की प्राप्त होती हैं बाजार में, अष्टधातु की, हथौड़ी के आकार की भी होती हैं, कुछ पतली शलाकाएँ होती हैं। तो जिस प्रकार का रोग है उसके अनुसार से शलाकाओं को तय किया जाता है। तो अनेक प्रकार की शलाकाएँ बाजार में उपलब्ध हैं, उनको आप क्रय करके और अग्निकर्म कर सकते हैं। लेकिन अग्निकर्म करने के पहले किसी अग्निकर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाकर के सीखना चाहिए कि कैसे करना है, कौन से रोग में। अच्छा, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए, कौन कौन से रोग में रक्त मोक्षण ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपको आना चाहिए। तो आप बाज़ार में उपलब्ध हैं और किसी जो अग्निकर्म कराते हों आपके आसपास, उनसे संपर्क करके और आप इस बारे में उनकी मदद ले सकते हैं। विनेश्वरी श्रीवास्तव, इनका प्रश्न है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? वास्तव में ये बहुत ही आम व्याधि हो गई है आजकल, और इसकी वजह से बंधित्व तो बहुत डेवलप हो रहा है। यह आर्तवह स्रोतस की व्याधि है, वायरल इन्फेक्शन के कारण
या मोटापे के कारण ज़्यादा फैट जमा हो जाए उसके कारण ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, खासतौर से इन्फ्लेमेशन की वजह से। और यदि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई तब जो ओवम और स्पर्म इसमें वहन होते हैं, उनका जो है मिलन होता है, गर्भधारण होता है, वो नहीं हो पाता है। तमाम प्रकार के टेस्ट करते हैं, नॉर्मल आते हैं, लेकिन फैलोपियन ट्यूब और ब्लॉकेज हो जाती है। इसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, आप इसका जरूर प्रयोग करें। इसमें सबसे बढ़िया है, सबसे पहले तो आप शोधन कराएं, वमन विरेचन। वमन विरेचन कराने के पश्चात, क्योंकि वमन विरेचन स्वयं वृद्ध्या विसन्नाद पाकाद स्रोतो मुशोधना शाखान मुक्त्वा मलाह कोष्ठम यान्ति वायोश्च निग्रहात्, स्रोतों को विस्फारित करता है। तो वमन विरेचन कराने से स्रोतों में जो अवरोध है वो दूर होता है। उसके बाद इसमें उत्तरवस्ती बहुत ही लाभप्रद है। कुमारी तेल, घृत कुमारी होता है, उसका तेल बनाया जाता है और उस तेल से उत्तरवस्ती आप देवें, आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। आपको मालूम है कि उत्तरवस्ती कैसे देते हैं, कई बार हमने चर्चा की है। उत्तरवस्ती हमेशा ऋतुकाल में देना चाहिए। मान लीजिए आज रजो दर्शन खत्म हुआ तो 16 दिन विस्फारित रहती है योनि, और उस समय यदि उत्तरवस्ती देते हैं तो उसका लाभ अधिक होता है। विधि मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाई है, और मात्रा इसकी 20 ml से 30 ml, 20 ml से 30 ml कुमारी तेल। कई लोग 5 ml से बढ़ाते हैं, 5 ml 10 ml इस प्रकार बढ़ाते हैं। 3 दिन तक लगातार उत्तरवस्ती देना है, 3 दिन गैप कर देना है, फिर 3 दिन लगातार, ऐसे 3 कोर्स देना है। और इससे फैलोपियन ट्यूब जिसमें अवरोध होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक होता है। कुमारी तेल प्रारंभ में जो वस्ती दे वो दशमूल तेल की देवें, 20 ml या 30 ml, और उसके पश्चात फिर कुमारी तेल की बस्तियां देवें। और विटामिन सी की मात्रा खाने पीने में, जैसे कि नींबू है, संतरा है, मौसम्मी है, इनका सेवन अधिक मात्रा में कराएं। विटामिन सी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अश्वगंधा, शतावरी, अशोक छाल और हल्दी चूर्ण। अश्वगंधा, शतावरी, अशोक छाल और हल्दी चूर्ण, इनका बारीक चूर्ण तैयार करके इकट्ठा एकत्रित कर ले और एक एक चम्मच लगभग 5 ग्राम दिन में 2 बार लगातार 3 महीने तक सेवन कराएं। ये दोनों ट्रीटमेंट देंगे तो निश्चित है आपको जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है वो दूर होगा। सुनीता साहू जी, सुनीता जी ने हाइपोथायराइड के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। हाइपोथायराइड कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन नए नए सुनने वाले श्रोता हमारे चिकित्सक आते हैं तो बार बार वही प्रश्न करते हैं। हाइपोथायराइड ये कफ प्रधान व्याधि है, इसलिए इसमें वमन और विरेचन ये करा दे। वमन विरेचन करने के पश्चात फिर इसमें शोथहर वस्ती देवे। शोथहर वस्ती में वरुणादि क्वाथ 50 ग्राम, तृणपंचमूल क्वाथ 50 ग्राम, काढ़ा बना लें 300 ml, यवक्षार 10 ग्राम, त्रिफला घृत 50 ग्राम और शहद 50 ग्राम, ये विधिवत वस्ती बना के और हाइपोथायराइड के पेशेंट को देवें। इसके अलावा लाक्षणिक चिकित्सा जरूर करें, जैसे मोटापा बढ़ जाता है इसमें तो मोटापे की चिकित्सा, मेदोहर गुगुलू, ओबेनेल टैबलेट 2-2 गोली दिन में 2 बार दें। मेंसेस से संबंधित कोई व्याधि हो तो उसकी चिकित्सा करें। ज़्यादातर तो लेडीज़ को बहुत ज़्यादा ये हाइपोथायराइड मिलता है। कांचनादि गुल 2 सुबह 2 शाम
और जो मैंने अभी कैप्सूल बताई आपको जलकुंभी की, उसका प्रयोग बनाने का तरीका मैंने बताया, उसका जरूर प्रयोग करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, उन्होंने पोस्ट कोविड-19, पोस्ट कोविड माने जब बैक्टीरिया या जो कोविड है वो ठीक हो जाता है, उसके बाद रोगी में बड़ी कमजोरी आती है, उसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले अग्नि प्रदीप्त रहे, उसके लिए अष्टांग लवण, दाढ़ी मास्टर चूर्ण, लवण भास्कर आदि का सेवन कराएं, भूख अच्छी लगे, पौष्टिक खाना देवें, साथ में च्यवनप्राश 5 ग्राम 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को दूध के साथ सेवन कराएं। अश्वगंधा, शतावरी और मुलेठी 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दुग्ध के साथ सेवन कराएं। साथ में आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार, और अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी, इसकी 1-1 टैबलेट दिन में 2 बार जरूर दें। इससे रोगी को ताकत मिलेगी। और पुनः, क्योंकि आजकल ये भी आ रहा है कि एक बार ठीक हो जाता है फिर से कोरोना ग्रसित हो जाता है, तो ये जैसे ही आप हॉस्पिटल से मुक्त होते हैं ये दवाइयाँ चालू कर दें, तो आगे दोबारा हम कोरोना से ग्रसित नहीं होंगे और हमारी जो कमजोरी है वो भी ठीक होगी। ज्योतिबाला डामोर, उन्होंने परपटी कल्प के दौरान शिरोधारा करा सकते हैं क्या? परपटी कल्प जब कराते हैं तो पूर्णतः ये इंडोर ट्रीटमेंट है। पेशेंट को ये इंस्ट्रक्ट कर देना चाहिए कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, न धूप में जाना है, न बाहर हवा, ताज़ी हवा या बाहर घूमने बिल्कुल नहीं जाना है, कमरे में ही रहना है। तो अगर जहाँ पेशेंट भर्ती है वहाँ यदि आप व्यवस्था शिरोधारा की कर सकते हैं तो एक साथ करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिरोधारा के लिए किसी दूसरे कक्ष में बाहर निकलना पड़े तो वो रोगी को नुकसानदेह हो सकता है। परपटी कल्प बड़ा सावधानी से करना चाहिए। जैसा कि मैंने देखा है केरल में या दिल्ली में एक पंचकर्म बड़ा बड़ा ही हॉस्पिटल साउथ वालों का है, वहाँ उन्हें जहाँ पेशेंट भर्ती रहता है वहीं सारी सुविधा प्रदान की है। ऐसी अवस्था में कर सकते हैं, अन्यथा बाहर ले जा कर के शिरोधारा कराना, फिर जहाँ वो एडमिट है वहाँ लाना, ये खतरे से खाली नहीं है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं कराना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो प्रश्न मेरे पास आए थे, मुझे लगता है सारे प्रश्न का समाधान हो गया है। अब हमारे साथ जो चिकित्सक जुड़े हुए हैं, मैं डॉक्टर DK श्रीवास्तव जी आज उपस्थित थे कल, आज भी हो सकता है उपस्थित हो, बहुत अच्छी बात है, बड़े व्यस्त चिकित्सक हैं। प्रकाश सिंह जी, आयुष दर्पण के डॉक्टर नवीन जी हमेशा उपस्थित रहते हैं, सुनते हैं कार्यक्रम को। बलजीत कौर जी, ओम प्रकाश तिवारी जी, सुनील रातौरी जी, उषा तभानी जी, नारायण काला जी, निर्मल स्वाल, महेंद्र चतुर्वेदी जी, गौरव जी, वंदना पाठक जी, विकेश महाजन जी, दिनेश यादव जी, संजीव कुमार, डॉक्टर सुनीता साहू, डॉक्टर रजनी शर्मा, डॉक्टर आशुतोष कुमार, डॉक्टर विजय सैनी, शिल्पा पालस्कर, अग्रवाल अंजना जी, डॉक्टर मुकम्मिका रचना, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर विनोद पटेल, डॉक्टर आर्य विश्वकर्मा, राकेश कुमार सिंघल जी, अवधेश कुमार जी, नीलम शुक्ला जी, अदिति त्रिपाठी जी, मनीष खरे जी, सुप्रिया साहू जी, विशाल पाटिल जी, मुडक्कल वासु जी, शैलेंद्र ठाकुर जी, धीरज विश्वकर्मा जी, मनदीप शुक्ला जी, ये हमारे चिकित्सक बंधु कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आपको बहुत बहुत हार्दिक नमस्कार।
आज हम जो चर्चा करेंगे वो है पोटेशियम अल्पता के बारे में। हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम अल्पता। जब हमारे शरीर में प्लाज्मा में पोटेशियम की मात्रा 0.4 से कम हो जाए तो उसे हाइपोकैलीमिया कहते हैं। हाइपोकैलीमिया कहते हैं। अल्पता के अनेक कारण हो सकते हैं जैसे आहार का अल्प मात्रा में ग्रहण करना, क्योंकि आहार में ये सब चीज़ें उपलब्ध होती हैं। कम मात्रा में आहार लेंगे तो पोटेशियम की अल्पता हो सकती है। पोटेशियम युक्त खाद्य द्रव्यों का अल्प मात्रा में सेवन, ट्रामा, आघात के परिणाम स्वरूप अथवा शल्य के बाद शल्य क्रिया के पश्चात इंट्रासेल्युलर पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में आ जाती है। इंट्रासेल्युलर पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा जो वहाँ उपलब्ध होती है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में आ जाती है, जिससे किडनी के द्वारा उत्सर्जित होकर पोटेशियम को बाहर निकाल दिया जाता है। फलस्वरूप शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है, जैसे स्टारवेशन, डिमिनिश्ड सेक्रेशन ऑफ इन गट, सीवियर डायरिया, पॉलीयूरिया, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियक फेलियर, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, क्रॉनिक रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल डिसऑर्डर्स, इन सब के कारण पोटेशियम की अल्पता शरीर में हो सकती है। लक्षण का अवलोकन करें तो ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ ड्रॉजीनेस, धीरे धीरे ड्रॉजीनेस बढ़ता जाता है। रोगी की आवाज़ बहुत धीमी हो जाती है, कभी कभी बीच में वाक्यों को पूरा भी नहीं कर पाता। चिड़चिड़ाहटपन, इरिटेबिलिटी होती है। मांसपेशियों में कमजोरी, जिसको मस्कुलर वीकनेस कह सकते हैं, और इनकॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन, यूरिन त्याग करते समय रोक नहीं पाता हो। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट जो है भारी पड़ना, फूल जाना, आधमान जैसे लक्षण प्राप्त होना, जिसे हम टेम्पेनाइटिस कह सकते हैं। अत्यधिक प्यास लगना, एक्सेस ऑफ थर्स्ट, इंटेस्टाइनल कॉलिक, पेट में दर्द होना। लो ब्लड प्रेशर, इसमें ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। डिमिनिश्ड पल्स रेट भी नॉर्मल से बहुत कम हो सकती है। और शरीर बड़ा गर्म और ड्राई स्किन हो जाती है, रुक्षता बढ़ जाती है। हमारे कुछ फल हैं जैसे बनाना, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, पोटैटोज, मशरूम और खीरा, इन सब में पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बनाना, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, पोटैटोज, मशरूम और कुकुम्बर, खीरा, इन सब में पोटेशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो हाइपोकैलीमिया की अवस्था में, पोटेशियम अल्पता की अवस्था में बनाना, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, पोटैटोज, मशरूम अधिक मात्रा में खाना चाहिए। लेकिन जब पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो तो इनको कम कर देना चाहिए। तो ये खान पान में हमको ध्यान में रखना है। चिकित्सा, पोटेशियम क्लोराइड 2 ग्राम की मात्रा में प्रति 6 घंटे पर मुख मार्ग से रोगी को देना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पोटेशियम क्लोराइड 2 ग्राम की मात्रा में प्रति 6 घंटे पर मुख मार्ग से देना चाहिए। आईवी के द्वारा, इंट्रावेनस के द्वारा पोटेशियम तभी देना चाहिए जब रोगी मूर्छित हो, अथवा उसे वमन
हो रहा हो, रुक ही नहीं रहा हो, ऐसी अवस्था में आईवी के द्वारा पोटेशियम दे सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम की अधिक मात्रा आईवी से देने पर रोगी के घातक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। आईवी अगर हम दे रहे हैं और शरीर में पोटेशियम की मात्रा अत्यधिक हो गई तो रोगी निश्चित रूप से मूर्छित और मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ आईवी के द्वारा पोटेशियम देना चाहिए। रोगी की पोटेशियम युक्त आहार का अधिक प्रयोग करना चाहिए। जैसा मैंने बताया, बनाना, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, पोटैटोज, मशरूम, इनका ज़्यादा सेवन करें। ककड़ी, और जो लक्षण उत्पन्न हो जाए पेशेंट में उस लक्षण अनुसार चिकित्सा करें। नारियल का पानी आप पुनः पुनः सेवन कराएं। नींबू पानी का सेवन भी पेशेंट को लाभप्रद होता है, वो सेवन कराएं। इस तरीके से पेशेंट को देखते हुए लक्षणानुसार चिकित्सा करें। कुछ चिकित्सकों ने, मैंने गाल ब्लैडर स्टोन के लिए अपने अनुभूत योग बताया था, उसका एक कंपनी ने GS ट्रिप्सी टैबलेट GS ट्रिप्सी के नाम से बनाई है। कई चिकित्सकों ने पूछा है कि इसको कहाँ से मंगा सकते हैं, तो जो कंपनी के मालिक हैं डॉक्टर नवाब जी, उनका नंबर मैं देता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए और गाल ब्लैडर स्टोन के लिए GS ट्रिप्सी आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। उनका नंबर है 9425092784। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9425092784। नवाब जी, आप इनसे बात करके आप GS ट्रिप्सी आप प्राप्त कर सकते हैं। गाल ब्लैडर स्टोन की 2 TDS देना है और 10 mm तक स्टोन निकल जाता है 2 महीने 3 महीने के ट्रीटमेंट में। तो आज इतना ही, मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप सब उपस्थित होते हैं समय पर, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक धन्यवाद और सबको नमस्कार। जय आयुर्वेद। कल फिर हम इसी समय आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।